हेलो दोस्तों, मैं हूं तेजू सर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद तेजू सर यूट्यूब चैनल। क्लास 11th का लेसन नंबर 2 परमाणु संरचना का आज है 11वां एपिसोड और इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हम बोर मॉडल की पृष्ठभूमि पढ़ते आ रहे थे। आज शुरू हो रहा है बोर मॉडल और बोर मॉडल से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में, 12th में। तो शुरू कर रहे हैं बोर मॉडल। देखें, सबसे पहली बात कि बोर मॉडल किन सिद्धांतों पर आधारित था। मैं अलग अलग पॉइंट वाइज बात करूंगा। तो बोर मॉडल जो है वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत व रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर आधारित था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर आधारित था। परमाणु मॉडल पर आधारित था। अब जो मैं ये बातें लिख रहा हूं वो सारे के सारे क्या हैं? क्वेश्चंस है। इसका मतलब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोर मॉडल किस पर आधारित, कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर आधारित है तो इसने क्या कहा होगा? इसने वही कहा जो रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु के बीचों बीच में एक छोटे से भाग में क्या होता है कि इसका संपूर्ण धनावेश, इस छोटे से भाग में क्या होता है? संपूर्ण धनावेश, किसी परमाणु का सारा धनावेश और अधिकांश द्रव्यमान होता है। अधिकांश द्रव्यमान होता है, ठीक है। और इस छोटे से केंद्र को जिसमें किसी परमाणु का सारा धनावेश उपस्थित होता है और अधिकांश द्रव्यमान उपस्थित होता है, इसको हम कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। तो ये इसने दूसरी स्टेटमेंट कही। ये किस पर आधारित बात कही? रदरफोर्ड मॉडल पर, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल ने यही बात कही थी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने ही की थी। चलिए, तीसरी बात क्या कहता है बोर मॉडल? बोर मॉडल कहता है कि नाभिक के चारों ओर, अभी पहले नाभिक की बात कह दी, अब देखो बोर मॉडल क्या कह रहा है कि नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं। ये क्या बनाया इसने? ऊर्जा स्तर, जिनको कक्षा कहा था ना। रदरफोर्ड ने नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों को कक्षा कहा था, उनको बोर क्या कह रहा है? ऊर्जा स्तर कह रहा है। कहता है कि ये नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्तर होते हैं और इस ऊर्जा स्तरों को बोर ने कोश कहा। क्या कहा? कोश। और इंग्लिश में कहते हैं सेल। इन कोषों की जो संख्या होती है, जैसे ये कोष नंबर 1 है, 2 है, आगे 3 आएगा, 4 आएगा, तो इन कोष संख्याओं को जो है 1, 2, 3, 4 इससे प्रदर्शित करते हैं। और ये जो संख्याएं हैं इनको हम मुख्य क्वांटम संख्याएं कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बोर सिद्धांत के अनुसार जो कोष होते हैं उनकी संख्याओं को किस नंबर से प्रदर्शित किया जाता है? क्या कहा जाता है? मुख्य क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। तो ये 3 बातें होगी। अब चौथी बात ये क्या कह रहा है बोर कह रहा है कि नाभिक के चारों ओर जो हमने ऊर्जा स्तर बनाए हैं ना, कहता है कि इन ऊर्जा स्तरों में, जैसे ये नाभिक है और इसके बाहर यूं ऊर्जा स्तर है। ये बात समझना अच्छे से, ये बात ही इस बोर मॉडल की सबसे जरूरी बात है। ये आपने बनाए ऊर्जा स्तर, ठीक है। अब बोर क्या कहता है? बोर कहता है कि ये जो ऊर्जा स्तर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जिनको हम कोश कह रहे हैं, इनकी जितनी ऊर्जा होगी ना, उतनी ही ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकता है, ठीक है। अगर मैं मान लूं पहले कोश की ऊर्जा 10 है, ठीक है, तो उसमें वही इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिसकी ऊर्जा कितनी है? 10 है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की 20 ऊर्जा है तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन में रहेगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की 30 ऊर्जा है तो तीसरे में रहेगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की 40 ऊर्जा है तो वो चौथे कोश में रहेगा। इसका मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन उसी कोश में रहता है
उसी कोश में रहता है जितनी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कोश की ऊर्जा के बराबर होती है, कोश की ऊर्जा के बराबर होती है। इसको आप यूं समझ सकते हैं क्या कि भाई मान लो मेरे को किसी कहीं मैं घूमने गया, सपोज करो गोवा गया, अब मेरी जेब में जितने पैसे होंगे मैं उसी प्रकार के होटल में रह पाऊंगा। अगर मेरे पास कम पैसे होंगे तो मैं 1 स्टार या सिंपल होटल में रुकूंगा, मेरे पास थोड़े ज्यादा होंगे तो 3 स्टार में रुकूंगा, थोड़े मेरे पास पैसे और ज्यादा होंगे तो मैं 5 स्टार होटल में रुकूंगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए ताकि इतने पैसे हों कि आप 5 स्टार होटल में रुक पाए। देखें, यही बात इस इलेक्ट्रॉन के लिए है कि भैया इस इलेक्ट्रॉन के पास पैसे कम है तो ये इसी होटल में रुकेगा, छोटे से होटल में। ठीक है, अगर इसके पास पैसे ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है तो थोड़े और अच्छे होटल में, बड़े होटल में, और अगर इसके पास बहुत ज्यादा पैसे है तो देखो बहुत बड़े होटल में जाकर के रुकेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये बात कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की जितनी ऊर्जा होती है वो उसी प्रकार के ऊर्जा स्तर में जाकर के रुकता है, उतनी ही ऊर्जा के ऊर्जा स्तर में जाकर के रुकता है। और इसने एक और इंपॉर्टेंट बात कही, क्या ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी की ऊर्जा, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी ऊर्जा 10 कैलोरी है और पहले कोष की ऊर्जा मान लो 10 कैलोरी है, तो ये इसी में चक्कर लगाता रहेगा और चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा ना ऊर्जा अवशोषित करेगा। सामान्य रूप से अगर कोई चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगा रहा है तो वो अपनी ऊर्जा ना तो उत्सर्जित करता है ना ही अवशोषित करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, जो सामान्य किसी ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है और ना ही ऊर्जा अवशोषित करता है। ठीक है, ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित नहीं करता ये इलेक्ट्रॉन। घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन यहां पर ना तो ऊर्जा अवशोषित करता है ना ही ऊर्जा उत्सर्जित करता है। लेकिन ये ऊर्जा उत्सर्जित और अवशोषित कब करता है? पहले ये वाले पॉइंट जो है मैंने कितने लिख दिए, 1 2 3 4 5 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। इन पांचों पॉइंट्स का पहले ले लें आप स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने कह दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन उसी कोश में रहेगा जितनी उसकी ऊर्जा होगी। दूसरा कहा कि भैया अगर वो लगातार चक्कर लगा रहा है तो ना तो वो अपने में से ऊर्जा निकालेगा ना वो ऊर्जा लेगा। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन, इसका ले लें स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट बोल रहा हूं मैं, अगला पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट, गौर करें बात को। क्या कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो अब मैंने 2 ऊर्जा स्तर बना दिए, क्या ये ऊर्जा स्तर बना दिए, यहां पर ये मेरे पास एक ऊर्जा स्तर है E1 जिसको मैं कहता हूं निम्न ऊर्जा स्तर। ठीक है, और एक मैंने बढ़ा दिया E2 जिसको मैं कहता हूं उच्च ऊर्जा स्तर। जैसे मान लो इस ये और ये हो सकता है, ये और ये हो सकता है। इस तरीके से ये वाले जो मैंने कोश बनाए हैं इन्हीं को मैंने सीधी रेखाओं के रूप में बना लिया। अब ये क्या कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है, ठीक है, और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जंप करेगी, अगर इसी में चक्कर लगा रहा है, E1 में ही चक्कर लगा रहा है, तो ना तो ये ऊर्जा अवशोषित करेगा ना वो उत्सर्जित करेगा। लेकिन अगर वो चाहता है कि मैं E1 से E2 में चला जाऊं, इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में आ जाऊं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में उसको ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ेगी। मैं मान लेता हूं कि इसकी 10 कैलोरी ऊर्जा है, ये 20 कैलोरी ऊर्जा है। अगर इससे इसको यहां जाना है तो ये 10 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करेगा, तभी इससे 10 से 20 होगी और ये यहां से यहां जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब उसको निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना होता है, तब वो क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, ये तीर के निशानों का आप ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो ये क्या करेगा? बोल जाओ फटाफट, जिसको पता लग गया लाइक कर दो। वीडियो को लाइक करके मेरे को जिसको लाइक कर देगा मुझे पता लग जाएगा कि उस बच्चे को ये पता लग गया था कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो वो ऊर्जा अवशोषित करेगा कि ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। ये किस किस को पता लग गया बता दे। मैं बोल रहा हूं, देखें कि अगर 20 से 10 में आना है तो इसको 20 में से 10 ऊर्जा हटानी पड़ेगी, मतलब अपने में से ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी? ऊर्जा का करना पड़ेगा
उत्सर्जन। क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करना पड़ेगा। तो आपने एक बात, नेक्स्ट पॉइंट आपने सीख लिया बढ़िया से, निम्न से उच्च तो ऊर्जा का अवशोषण, उच्च से निम्न तो ऊर्जा का उत्सर्जन। ठीक है, अब ये जो ऊर्जा परिवर्तन होगा, उस ऊर्जा परिवर्तन को अपने किस से लिखते हैं? डेल ई से। ठीक है, ये ऊर्जा परिवर्तन डेल जो ये लगाते हो ना, ये ऐसे साइन जो लगाते हो, ये परिवर्तन को प्रदर्शित करता है कि ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कितना होगा? E2 से E1 में आएगा, तो E2 माइनस E1 ऊर्जा में परिवर्तन होगा। और ये कितना फोटोन ऊर्जा उत्सर्जित करेगा? एक फोटोन, और या एक क्वांटा ऊर्जा उत्सर्जित करेगा जिसकी एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि E2 माइनस E1 बराबर हो गया एच न्यू, क्योंकि E का मान कितना होता है? एच न्यू होता है। अगर मेरे को यहां से न्यू निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं? E2 माइनस E1 बटा में एच कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आवर्ती का मान आ जाएगा। इस प्रकार से हम किसी उत्सर्जित ऊर्जा के जो क्वांटा होगा, उस क्वांटा की आवर्ती हम ज्ञात कर सकते हैं, और इस आवर्ती को हम कहते हैं बोर। बोर आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर आवर्ती कहते हैं। ये जो आवर्ती का मान आएगा, इस आवर्ती को हम बोर आवर्ती कहते हैं। देखिए बोर की कितनी स्पष्ट बातें हैं। ये बिल्कुल साफ साफ कह रहा है कि भैया अगर कोई इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर का है उसी में चक्कर लगा रहा है, तो ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा ना अवशोषण करेगा। लेकिन अगर वो चाहता है कि मैं यहां से जंप करके ऊपर चला जाऊं, तो उसको ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ेगी, और अगर कोई चाहता है मैं ऊपर से नीचे आ जाऊं, तो उसको अपने में से ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। और जो उत्सर्जन और अवशोषण करेगा वो हम निकाल पाएंगे E2 माइनस E1 करके, और ये जो ऊर्जा परिवर्तन होगा उसको किससे डिनोट करते हैं? ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र प्लांक का सिद्धांत काम में आ गया ना। E बराबर क्या आ गया? एच न्यू। अब आपको न्यू का मान निकालना है तो एच यहां पर बटा में ले जाओ, तो न्यू बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1 बटा में एच। ये जो आवर्ती आई है, इस आवर्ती को हम बोर आवर्ती कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक और समझाता हूं मैं। देखो क्या कि यहां पर अपने बात करते हैं, हालांकि सभी कोश हैं, लेकिन हम अभी एक कोश बनाएंगे। ये लो। ठीक है, और इस कोश के अंदर यूं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर चक्कर लगा रहा है। इस चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो तरीके के बल कार्य करते हैं। एक तो ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचता है। अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे हम। पहले वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए अब कह रहा है कि यार जब इलेक्ट्रॉन, बोर की अलग अलग बातें चल रही हैं। अगली बात बोर कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना, इस पर दो तरीके के बल कार्य करते हैं। जो बोर ने कही थी वही बात ये कह रहा है कि एक तो इस नाभिक में क्या होता है? प्लस आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा होता है? माइनस आवेश। तो ये प्लस जो है इस माइनस को अंदर की तरफ खींचेगा, जिसको हम कौन सा बल कहेंगे? आकर्षण बल कहेंगे। आकर्षण बल। और ये आकर्षण बल जो है इसको हम अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं, जो अंदर की तरफ लगता है। और इलेक्ट्रॉन जब यूं गति करता है वृत्ताकार पथ में, तो इस पर एक बाहर की तरफ भी बल लगता है, जिसको हम कहते हैं अपकेंद्रित बल या अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रित बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और हमने ये पढ़ा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि ये दोनों बल जो है आपस में क्या होते हैं? बराबर। आकर्षण बल बराबर होता है किसके? अपकेंद्रित बल के। अपकेंद्रित बल के। अब बोर ने इन आकर्षण बल और अपकेंद्रित बलों का मान बता दिया। क्या मान बताया इसने? आकर्षण बल का मान बताया। कहता है कि ZE² बटा में R² होता है आकर्षण बल का मान, और अपकेंद्रीय बल का मान होता है mv² बटा में R। तो इस दोनों आकर्षण बलों का, जिनको रदरफोर्ड ने कहा था कि अंदर की तरफ बल लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, बाहर की तरफ जो लगता है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, दोनों बराबर होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन इसी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, लेकिन इनके मान जो है वो बोर ने बताए कि आकर्षण बल का मान है ZE² बटा में R², और अपकेंद्रीय बल का मान है mv² अपॉन में R। ठीक है, तो ये बातें हुई नेक्स्ट पॉइंट बोर मॉडल का। चलिए अब
एक और बात मैं बता रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन बात, जो कि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब आप जो पढ़ रहे हैं वो हीरे मोती इकट्ठे कर रहे हैं, हीरे मोती। ये सारी बातें जो है हीरे मोती हैं। ना जाने कौन सी बात आपको कितना बड़ा कामयाब बना देगी। आपका कौन सा एग्जाम जो होगा, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो आपका नीट जेईई का हो, वो एग्जाम आपका ये क्लियर करवा सकती है। इसलिए एक भी पॉइंट मिस नहीं करें। बिना पलक झपकाए आपको क्लास देखनी होती है भाई, क्योंकि पलक झपकाई, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कोई भी चीज आपकी रहनी नहीं चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि जो बोर मॉडल है ना, ये मॉडल मात्र उन्हीं स्पीसीज पर लगता है जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। अब एक इलेक्ट्रॉन ये स्पीसीज पर ही लागू होता है कि यह मॉडल जो है, यह सिद्धांत जो है, बोर सिद्धांत या यह मॉडल जो है वो, यह मॉडल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज पर ही लागू होता है, स्पीसीज पर ही लागू होता है। ठीक है, और किसी पर नहीं लागू होता। जैसे हाइड्रोजन पर लागू होगा, बिल्कुल सही बात है। अब मैं कहूं हीलियम पर लागू होगा तो नहीं होगा, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। 2 होगा तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। लेकिन बोर मॉडल तो एक इलेक्ट्रॉन वालों पर ही लगता है, तो इसलिए He पर क्या लगा दो? प्लस। प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन वालों पर तो बोर मॉडल लगता है। फिर आप देखें कि मैंने लिखा कि Li, अब Li का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3। बोर मॉडल लगेगा? नहीं लगेगा। फिर किस पे लगेगा? Li प्लस 2 पर। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, फिर Li पर बोर मॉडल लग जाएगा। अगर मैं इस तरीके से सारों पर बनाता जाऊं और लास्ट में आ जाए मेरे पास Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? 11। 11 तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 11। क्या 11 इलेक्ट्रॉन वाले पर बोर मॉडल लगेगा? नहीं लगेगा। कितने वाले पर लगता है? एक इलेक्ट्रॉन वाले पर बोर मॉडल लगता है। तो 11 में से कितना घटाएं कि एक बच जाए? 10 घटा दो, तो इसका मतलब इस पर 10 प्लस लगा दोगे तो अब इस पर बोर मॉडल जो है लागू हो जाएगा। आपको इसका एक कंपटीशन में क्वेश्चन मिल सकता है। क्या मिल सकता है कि आपको एक ऊपर लाइन लिखेगा कहेगा निम्न में से बताओ किस पर बोर मॉडल लागू होगा, और नीचे ऑप्शन दे देगा कि ए बी सी उनमें से किस पर लागू होगा, तो आपको आंसर क्लिक करना होगा। कोई कह रहा है, मन में सोच रहा है कि सर ऐसा एक क्वेश्चन दे दो। कौन कौन सोच रहा है? फटाफट लाइक करो जिसने क्वेश्चन, ये जो मन में सोच रहा है कि सर एक क्वेश्चन दे ही दो, हम आंसर देते हैं इसका। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं भाई, जिसका आंसर आ जाए बताना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि निम्न में से किस पर बोर मॉडल लागू होगा? बोर मॉडल लागू होगा या अप्लाई होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दे दिए हैं। ए ऑप्शन दे दिया है H-, बी ऑप्शन आपको दे दिया है कि आपको दे दिया मान लो बेरिलियम Be+2 ऑप्शन दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया Cu+28 और डी ऑप्शन दे दिया है आपके पास उसने Zn+2। अब मुझे आप बताएंगे कि इनमें से किस पर बोर मॉडल लागू होगा। ठीक है, ए ऑप्शन H- बी Be+2, सी ऑप्शन Cu+2 कॉपर 28+ और Zn+2। फटाक से इसका आंसर जो है आप बता दें, कमेंट में लिख दें आंसर। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें ताकि मुझे पता लगे कि भाई कितने बच्चे देख पा रहे हैं वीडियो, कितने को जो है वीडियो पसंद आ रहा है। जिनको नहीं पसंद आ रहा वो डिसलाइक भी ठोक दिया करो, कोई बात नहीं। चलें, इसके बाद अपने पास नेक्स्ट जो पॉइंट बता रहा हूं मैं, ये बातें हो गई बोर मॉडल के बारे में। अब बोर मॉडल अब तक का सबसे सफल व्यक्ति जो था, जिसने परमाणु के बारे में सबसे ज्यादा बढ़िया बातें बताई, वो बोर ही था। ठीक है, ये मैं साफ कर रहा हूं, इनको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना।
अब सबसे बढ़िया अब तक का व्यक्ति जो था वो बोर ही था, ठीक है। और बोर ने अब कुछ जैसे परमाणु की त्रिज्या, ऊर्जा, वेग आदि ज्ञात करने के सूत्र भी बताए, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे एक त्रिज्या, ठीक है, परमाणु त्रिज्या या त्रिज्या ज्ञात करने का तरीका बताया। परमाणु त्रिज्या ना लिख करके सीधा त्रिज्या लिखें। त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र बताया। पहले तो त्रिज्या होती क्या है? त्रिज्या होती है कि मैंने यूं बढ़ाया कि ये बीचों बीच में बना लिया मैंने नाभिक और इसके बाहर यूं बना लिया मैंने कोश, ठीक है, ये मैंने बना दिए कोश। त्रिज्या होती क्या है? त्रिज्या होती है कि आप नाभिक और इस कोश के बीच की दूरी अगर देखें तो ये इसके प्रथम कोश की त्रिज्या है। अगर मैं इस दूसरे कोश और नाभिक के बीच की दूरी देखूं तो ये द्वितीय कोश की त्रिज्या है। अगर मैं बात करूं ये R1 है, ये क्या है, R2 है। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये तृतीय कोश की त्रिज्या है जिसको हम R3 कहते हैं। आगे R4 आ जाएगा, R5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी कोश की त्रिज्या जो है हम बोर मॉडल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और बोर ने इसका सूत्र जो बताया वो क्या बताया, इधर गौर करें, सूत्र क्या बताया। इसने कहा कि किसी भी कोश की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र ये है, Rn बराबर, इन्होंने कहा कि आपके पास त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र है n स्क्वायर h स्क्वायर बटा में 4 पाई स्क्वायर m, ठीक है, और ZE की स्क्वायर। ये त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र बताया। हालांकि ये सूत्र जो है वो आया कैसे, ये आपको बीएससी में सीखने को मिलेगा या फिर आपको फिजिक्स के परमाणु संरचना लेसन में सीखने को मिलेगा। लेकिन हमारे पास केमिस्ट्री में इसका सीधा फॉर्मूला है, हम सीधा उपयोग करेंगे इसका कि n है किसी भी कोश की, r है त्रिज्या, किसी भी कोश की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र बराबर हो गया n स्क्वायर h स्क्वायर बटा में 4 पाई स्क्वायर m ZE की स्क्वायर। ये त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र है। अब लेकिन इसमें से जो कांस्टेंट है, मान है, वो निकाले, जो फिक्स मान है वो निकाल लेते हैं। अब इनमें से फिक्स मान कौन सा है, n, कोश संख्या। n क्या है, कोश संख्या, ये तो बदलती है इसलिए ये नहीं लेंगे। h प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक बदल स्थिर रहता है तो इसको हमने अलग निकाल लिया। चार राशि फिक्स है, इसको अलग निकाल लिया। पाई का मान फिक्स है, इसको अलग निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स है, ठीक है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ये फिक्स है, ये भी निकाल लिया। ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम, ये भी फिक्स है, इसको भी हमने बाहर निकाल लिया। तो ये फिक्स मान सारे बाहर निकाल दिए और ये जो फिक्स मानों से जो त्रिज्या आएगी उसको हम कहेंगे RH1, मतलब ये हाइड्रोजन के प्रथम कोश की त्रिज्या के बराबर आएगा। ये जो सारे मान है ये, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये मान आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये क्या है, एंगस्ट्रॉम है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर को एंगस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है। तो ये 0.529 एंगस्ट्रॉम जो है RH मतलब हाइड्रोजन के प्रथम कोश की, अगर ये हाइड्रोजन का परमाणु है तो ये पहले कोश की त्रिज्या जो है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम होगी, जिसको हम इसको हम A से भी प्रदर्शित करते हैं, A0 से भी प्रदर्शित करते हैं। चलिए, अब मतलब इस पूरे की जगह आप ये मान रख सकते हो या ये रख सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहे ये रख देता हूं तो आपके पास ये हो जाएगा Rn बराबर 0.529 इंटू n स्क्वायर। अब ऊपर क्या बच गया, देखो बाकी सारी स्थिर राशियां आ गई, ऊपर से क्या बच गया, n बच गया, तो n स्क्वायर आ गया और बटा में नीचे क्या बच गया, z। तो इस तरीके से ये एंगस्ट्रॉम में ये किसी भी परमाणु के जो किसी भी कोश की त्रिज्या जो है इस सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, ये सूत्र याद रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नहीं तो आपकी बुक के अंदर जो फॉर्मूला दे रखा है वो तो यही दे रखा है, ठीक है। Rn बराबर 0 पॉइंट, ये पॉइंट है, ध्यान रखना, वीडियो में कई बार आता नहीं है, ये लाइट रह जाता है। 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन में z एंगस्ट्रॉम। अब n क्या है, n बराबर है कोश की संख्या, n बराबर क्या है, कोश की संख्या। और z क्या है, z बराबर है हमारे पास परमाणु क्रमांक, क्या है, परमाणु क्रमांक, ठीक है।
अब अपने क्या कर सकते हैं, इधर देखो, इसके लिए कुछ फॉर्मूले बना सकते हैं कि अगर परमाणु क्रमांक नियत हो और ये राशि तो नियत है ही, तो इन दोनों को नियत, ये दोनों राशियां नियत हो जाएंगी, तो इन दोनों का जो भागफल आएगा वो भी नियतांक आएगा। इन दोनों राशियों को नियतांक के रूप में हटा दें तो समानुपाती का निशान आता है। तो इसलिए अपने पास मैं यहां पर लिख रहा हूं कि यदि z बराबर क्या हो, नियत हो, मतलब परमाणु क्रमांक नियत हो, तो त्रिज्या जो है ना वो कोस संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये नियत हो, ये नियत हो, तो नियतांकों को हटा दें तो समानुपाती का निशान आता है और Rn समानुपाती हो जाएगा किसके, n स्क्वायर के। ठीक है, अब z कहता है भैया पहले मेरे को नियत कर दिया, अब n तू नियत हो, मतलब कोस संख्या यदि नियत हो, n बराबर क्या हो, कोस संख्या जो है नियत हो, तो ये नियत दोनों नियतांकों को हटा दोगे तो समानुपाती का निशान आ जाएगा और Rn समानुपाती आ जाएगा 1/z। तो इस तरीके से जो है हम त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों ही फॉर्मूले जो है आपको डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि एक तो त्रिज्या कोस संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है, वर्ग लगाना जरूरी है, वर्ग के समानुपाती होती है, और त्रिज्या जो है वो परमाणु क्रमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, आपको इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि परमाणु त्रिज्या कोस के निम्न में से किसके समानुपाती होती है, n के समानुपाती होती है, n क्यूब के समानुपाती होती है, रूट n की होती है, n स्क्वायर की होती है। तो इस तरीके से आपको आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। z का भी ऐसे पूछा जा सकता है कि परमाणु क्रमांक की त्रिज्या किस प्रकार से संबंधित होती है, आपको कह देगा z के समानुपाती होती है, z स्क्वायर के समानुपाती होती है, 1/z के समानुपाती होती है। ठीक है, या इस तरीके से कुछ और भी आपको कह सकता है कि z क्यूब के समानुपाती होती है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। चलिए, अब अपने को क्या करना है कि अगर दो प्रकार की परमाणुओं की त्रिज्याओं की तुलना करनी हो, ठीक है, तो अब मैं ये स्टार डाल करके एक और जबरदस्त पॉइंट लिख रहा हूं, क्या कि दो परमाणुओं की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना, त्रिज्याओं का अनुपात अगर निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे R1 मतलब पहले परमाणु की त्रिज्या बटा में दूसरे परमाणु की त्रिज्या बराबर क्या आएगा, अब N1 इसके समानुपाती है ना, तो R1 ऊपर है तो N1 भी ऊपर ही आएगा, N1 स्क्वायर, R2 नीचे है तो N2 भी नीचे आएगा, N2 स्क्वायर इनटू, अब Z इसके व्युत्क्रमानुपाती है मतलब इसके उल्टा चलता है, R1 ऊपर आया है तो इसका क्या आएगा, Z2 ऊपर आएगा मतलब इसके उल्टा चलेगा, R2 नीचे है तो नीचे कौन आएगा, Z1, क्यों, क्योंकि ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इस प्रकार का फॉर्मूला आपको काम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो त्रिज्याओं के बारे में जितनी बातें लिखी हुई है, हर बात गोल्डन पॉइंट है, हर बात हीरे मोती हैं आपके लिए। ये त्रिज्या का सूत्र, ये बात और ये जो मैंने रिलेशन बताए हैं ये, और ये लास्ट वाला रिलेशन बताया है ये, आप इसको घोट दो, बिल्कुल चाट जाओ इनको, तभी जो है आप अपनी लाइफ में केमिस्ट्री को लेकर के कुछ कर पाएंगे। चलिए अब जो मैंने ये फॉर्मूले लिखे हैं इन पर मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं। देखें कि जैसे आपके पास पहला ही धमाकेदार न्यूमेरिकल करवाता हूं, जबरदस्त वाला न्यूमेरिकल। ये कब आया था, जेईई मेंस 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया है, जेईई मेंस 2017 के अंदर। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आप पहले क्वेश्चन सुने और फिर खुद करें, खुद करके, और मेरा जो मैं जब करवाऊंगा तो उसके साथ आप मैच कर लें। अगर आपका सही आंसर हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना जेईई मेंस क्लियर, क्या लिखोगे, जेईई मेंस पास हो गया, ये लिखना है। जैसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो जेईई मेंस 2017 का आया हुआ क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कोश का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए, या अर्धव्यास होगा, हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कोश का अर्धव्यास होगा, जिसके लिए आपको H का मान दे रखा है क्या, कि
6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 कि कुछ भी, मतलब आपको XYZ ऑप्शन दे रखे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे और भी न्यूमेरिकल करवाने हैं। आपको सीधा आंसर बताना है कि एंगस्ट्रॉम में हाइड्रोजन के परमाणु के द्वितीय कोश का अर्ध व्यास होगा। चलिए अब इसका आंसर निकाल लें आप, चाहे वीडियो पॉज करके फिर आंसर निकाल लें, ठीक है, और उसके बाद ये आंसर चेक करें जो मैं करवा रहा हूं। क्या आएगा आंसर कि अर्ध व्यास का मतलब क्या होता है। जैसे ये परमाणु का प्रथम कोश है और ये परमाणु का प्रथम को द्वितीय कोश है और ये इसका व्यास है। ये पूरा क्या होता है, व्यास। अर्ध व्यास का मतलब आधी दूरी। आधी दूरी क्या होती है, त्रिज्या। तो इसका मतलब जिसको ये बात समझ में आ गई कि अर्ध व्यास त्रिज्या ही होती है, उसका तो क्वेश्चन हल हो गया। कैसे कि आप निकालो, कैसे आएगा कि R2, अब दूसरे कोश की त्रिज्या पूछ रहा है तो R2 बराबर, ये वाला सूत्र लगा दो, 0.529 इंटू n स्क्वायर। n कौन से कोश की बात कर रहा है, दूसरे की, तो 2 की स्क्वायर। Z हाइड्रोजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, तो आपके पास हो जाएगा 0.529 इंटू 2 की स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब गुणा कर दो, 4 9 36, 4 दूना 8 और 3 11, 4 5 20 और 1 21, तो ये आ जाएगा 2.116 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। जिसका ये आंसर आ गया कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर जेईई मेंस क्लियर, जेईई मेंस क्लियर लिख दो फटाफट। जिसका यही आंसर आया, जिसका नहीं आया वो कुछ ना लिखे, ठीक है। अपने को कॉन्फिडेंट भी रहना है, आत्मविश्वासी भी रहना है। ऐसा नहीं लिखना कि मेरे को नहीं आया, नहीं आया तो लिखना ही नहीं है अपने को। चलिए अब देखें नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। ये भी एक कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं दोबारा दूसरा लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि Be +2, या आपको यूं कहा गया He+K द्वितीय कोश, या ऐसे था Be+3 के द्वितीय कोश और वह Li+2 के तृतीय कोश की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब जब अनुपात पूछ लिया तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कब, जब दो अलग अलग जो है वो परमाणुओं से तुलना करने के लिए कह दिया गया। अब अलग अलग परमाणु है, देखो Be+3 अलग परमाणु है, Li+2 अलग अलग परमाणु है, और दोनों की अलग अलग त्रिज्याओं, अलग अलग कोशों की त्रिज्याओं का अनुपात पूछ लिया तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हम क्या करते हैं, Rbe+3, यहां पर आंसर करवा रहा हूं मैं, इधर देखें मैंने क्या लिखा कि Rbe+3 और बटा में Li+2 बराबर। अब पहले क्या करो, आप कोषों की संख्या Be+3 का ऊपर है तो इसी के कोष की संख्या ऊपर लिखेंगे। Be+3 का कौन सा कोष है, दूसरा, तो 2 की स्क्वायर बटा में Li+2 का कौन सा कोष है, तीसरा कोष है, तृतीय कोष का मतलब तीसरा कोष, तो 3 की स्क्वायर इनटू, अब देखो ऊपर क्या आएगा, Z2 का मतलब परमाणु क्रमांक इसका ऊपर आएगा। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, ठीक है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4, ठीक है। तो ये आपके पास सॉल्व करना होगा, 2 दूनी 4 इंटू 3 बटा में 3 तिया 9, यहां पर क्या आ जाएगा 4। अब 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या बच गया, 1 बटा में 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, सॉरी, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक जो है वो 4 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो यहां पर 8 आएगा, और इसको काटोगे तो ये 2 आएगा, और अपने पास ये हो जाएगा 2 बटा में 9 आंसर आएगा, ठीक है। 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहां पर सॉरी, ये पूरा ही गलत कर रहे हैं ना अपने, दोबारा देखें भाई, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, कंफ्यूजन आ गया कि भाई इसका तो आपको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है कोष संख्या। बेरिलियम का कोष कौन सा है, दूसरा, तो 2 की स्क्वायर।
और लिथियम का कोष लिखना है, ये कौन सा कोष है, तीसरा, तो 3 की स्क्वायर इनटू, अब परमाणु क्रमांक किसका ऊपर लिखना है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक यहां नीचे लिखना है, परमाणु क्रमांक कितना होता है 4, ठीक है। तो अब ये आ गया 4/9 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा अपने पास क्या कि 3:9, ठीक है, और इसको काट दो तो 1:1/3, तो आंसर आ जाएगा 1:3 आएगा, ठीक है। बेरिलियम के द्वितीय कोष की और लिथियम के तृतीय कोष की त्रिज्याओं का अनुपात आएगा 1:3। तो इस तरीके से जो है हम ये ऐसा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ऐसे और क्वेश्चंस की आप कंपैरिजन कर लेना, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए अब आप करें एक और क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, देखें, ये कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इसके बाद ये टॉपिक खत्म करेंगे। कल हम बोर मॉडल का ही करेंगे वेग, और फिर अपने पढ़ेंगे बोर मॉडल की ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र। आज अपने त्रिज्याओं की बात कर रहे हैं। चलिए त्रिज्या का एक और क्वेश्चन देखें। त्रिज्या का क्या क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश व द्वितीय कोश के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, ये वो कह रहा है। आप पहले इस बात को समझ लें कि ये तो है नाभिक, और इसके बाहर ये 1 नंबर कोश है और ये 2 नंबर कोश है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ये प्रथम कोश और ये द्वितीय कोश, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त है, और इसका भी क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। मैं इसको त्रिज्या नंबर 1 मान लेता हूं, इसको त्रिज्या नंबर 2 मान लेता हूं। तो पहले तो आपको त्रिज्याओं का मान ज्ञात करना पड़ेगा, R1 और R2 की त्रिज्याओं का मान ज्ञात करोगे, और त्रिज्याओं का मान ज्ञात करने के बाद में क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, और फिर क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करोगे। तो पहले हम इसकी त्रिज्याएं ज्ञात करते हैं कि R1 अनुपात R2, इनकी त्रिज्याएं क्या आएगी, इसकी त्रिज्या आएगी 0.521 इंटू 1 की स्क्वायर बटा में 1। देखिए सूत्र यही है, क्या था, 0.529 इंटू एन स्क्वायर। एन क्या है, पहला कोश है, तो पहले कोश के लिए एन का मान 1 होगा, तो 1 की स्क्वायर बटा में परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, तो 1 ही आएगा। अब अनुपात, ये 2 के लिए 0.529 इंटू, अब दूसरी त्रिज्या है तो इसका मतलब दूसरा कोश है, तो 2 की स्क्वायर बटा में परमाणु क्रमांक 1 है, तो 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो राशि होगी 0.529, और ये तो त्रिज्या इतनी एंगस्ट्रॉम आ गई, और ये जो त्रिज्या है आप अलग अलग ज्ञात कर रहे हैं अभी तो त्रिज्याएं, और इसकी त्रिज्या आ जाएगी 0.529 इंटू 4, ये दूसरे कोश की त्रिज्या आ जाएगी। अब हमें क्या करना था, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था। तो अब मैं ये साफ कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले देखो, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, अपने त्रिज्याओं का अनुपात नहीं निकालना था, त्रिज्याएं ज्ञात करनी थी। ये मैंने R1 ज्ञात कर ली इससे, और ये मैंने R2 ज्ञात कर ली, ठीक है, ये दोनों मैंने, ये R2 ज्ञात कर ली, ये R1 ज्ञात कर ली। अब मेरे को क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था। क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1 है तो पाई R1 स्क्वायर, 2 है तो पाई R2 स्क्वायर। तो ये पाई R1 का मान है 0.529 स्क्वायर, ठीक है, और अनुपात पाई R2 का मान है 0.529 इंटू 4 की स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल, पाई से पाई क्या हो गया, आप पाई से पाई कर दें कैंसिल, ठीक है। और ये 0.529 ये कैंसिल, तो इधर क्या बच गया 1, और इधर क्या बच गया 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो आंसर आ जाएगा 1:16 आ जाएगा। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप यूं भी कर सकते हैं कि पाई से पाई तो कैंसिल कर लिया, ये बचा 0.529 की स्क्वायर अनुपात, ये इन दोनों को आप क्या लिख सकते हो 0.529 की स्क्वायर और इंटू 4 की स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। ये तो कट गया, ये क्या बच गया 1, और ये 4 की स्क्वायर क्या बच गया 16, तो आंसर आएगा 1:16। तो हाइड्रोजन के प्रथम कोश और द्वितीय कोश की
के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है 1:16। ठीक है दोस्तों, तो बोर मॉडल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये मैं कुछ फॉर्मूले लिखवाए और उस पर न्यूमेरिकल करवाई, प्रैक्टिस करवाई आपकी। अभी भी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। अभी अपने को नेक्स्ट इसके पढ़ना है वेग, और फिर हमने पढ़ना है त्रिज्याएं ज्ञात करने का सूत्र, और फिर ऊर्जाएं ज्ञात करने का सूत्र, और फिर हमने पढ़नी है बोर मॉडल की सीमाएं। तो टाइम लगेगा अभी इस टॉपिक को खत्म होने में। लेकिन आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो दोस्तों। गुड बाय। वीडियो लाइक भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें। गुड बाय।